तो डियर सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में हम लोग जो है अगला क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो पहला डिफरेंस है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में और लैटरल थिंकिंग में कि जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है ये कन्वेंशनल और क्रिएटिव होता है और ओरिजिनल होते हैं, ठीक। जो लैटरल थिंकिंग होता है ये जो है वैसा थिंकिंग होता है जो अप्रोच करता है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस तरीके से सॉल्व करना कि उसमें प्रॉब्लम जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव को देखकर जो है क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस है आउट ऑफ बॉक्स एंड लैटरल में कि आउट ऑफ बॉक्स जो है इन्वॉल्व करता है लुकिंग बियॉन्ड यूजुअल और एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, मतलब एक एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इस तरीके का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो लैटरल होता है उसमें हम लोग जो है पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। इसमें जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मतलब हमारा होगा, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। जब भी हमें मिलता है कि नहीं ये पॉसिबिलिटी है तो उस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे उसमें क्या करते हैं, नई आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होता है इसमें फ्री होते हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल थिंकिंग होते हैं है ना उसको से अलग होता है, लेकिन इसमें जो है क्या होता है कि माइंड मैपिंग होता है और ब्रेन जो है स्टॉर्मिंग होता है। तो ये सभी को देखते हुए टेक्निक का यूज करके जो है हम लोग नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, लेकिन वैसा कुछ हमारा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में नहीं होता है। बस जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उससे कुछ अलग हटकर बस किया जाता है, कुछ भी नया हो बस। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है ये जनरली फोकस होते हैं जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को लेकर, लेकिन जो हमारा लैटरल थिंकिंग होता है इसमें हम लोग जो है नया आइडियाज़ तो सोचते ही हैं, लेकिन अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव से। मान लो कि इसमें सोचा जाता है कि अगर मैंने ये आइडिया अपनाया, जैसे कोई बोल दिया कि मुझे जो है चाय का ठेला लगाना है, तो भाई चाय का ठेला क्यों लगाना है, अगर चाय का ठेला नहीं चला तो क्या होगा, अगर चाय का ठेला बहुत ज़्यादा चलने लगा तो क्या होगा, कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्या आने वाले समय में हमारे ठेले पे और लोग आएंगे, कितने लोग पर डे आएंगे। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से पहले सोच लेना और उसके बाद नए आइडियाज़ को, नए जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करना, डैट इज़ कॉल्ड लैटरल थिंकिंग। अगर आप अभी तक देखो क्वेश्चंस तो आपको मैं बता रहा हूँ, बट अगर आपको मैंने जो पूरी क्लासेस प्रोवाइड की है वो अगर पूरी क्लासेस आप नहीं देखे हो तो भाई ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें सिर्फ क्वेश्चंस फॉर्मेट में क्या है, जो क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा उस क्वेश्चंस का आंसर बताऊँगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पहले थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ चुके हो प्रॉपर तरीके से तो अच्छी बात है। आपको मैंने जो है टाइप किया हुआ नोट्स भी प्रोवाइड किया है ना, तो टाइप किया हुआ नोट्स में आपको हैंड रिटन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब कोई भी मतलब गलती का कोई संभावना नहीं है, बहुत कम गलती। अगर देखो हम भी तो इंसान ही है ना, इंसान से ही गलती होती है, तो टाइप करने में एक दो वर्ड हो सकता है गलती हो, बट मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि एरर फ्री जो है टाइप हो, ठीक है, मतलब कोई गलती ना हो। तो टाइप किया हुआ नोट्स है, उसमें हैंड रिटन में क्या होता है कि कई बार पिक्चर्स क्लियर नहीं आती है तो नज़र नहीं आता, लेकिन टाइप किया हुआ तो सारा नज़र आएगा ना, क्योंकि प्रॉपर पीडीएफ के फॉर्म में वो मिलेगा, तो उससे आप पढ़ सकते हो। तो आप हमारे साथ जुड़े हो और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई मैं क्या ही कह सकता हूँ आपको, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा कि करो यार, क्योंकि टाइम नहीं है, आपको स्टार्ट तो अभी ही करना पड़ेगा ना। चलो अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ एटिक्वेट। एटिक्वेट क्या होता है और उसके क्या सिग्निफिकेंस हैं या इम्पोर्टेंस क्या है इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के तौर पे, वो बताना। देखो एटिक्वेट जो है ये सेट है ऑफ नॉर्म्स
of personal behavior in polite society usually occurring in the form of an ethical code of expected or accepted social behavior that accord with conventional and norms observed and practiced by a society, social class and social group। यहाँ पे एटिक्वेट का मतलब क्या है? एटिक्वेट का मतलब होता है नैतिकता, ठीक है। मतलब आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं या आपके साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, वही आपका एटिक्वेट कहलाता है। आपका सोसाइटी, आपका फैमिली, आपके आसपास के लोग, है ना, और आप किससे कैसे बात कर रहे हो। मान लो कि कोई आपके पास फ़ोन किया और आप उस पर चिल्लाकर बात किए, क्या ये सही एटिक्वेट है? तो एटिक्वेट भी जो है कई तरीके के हैं। ईमेल एटिक्वेट होते हैं, मीटिंग एटिक्वेट होते हैं, है ना, फ़ोन एटिक्वेट होता है, आपका टेलीफोन कम्युनिकेशंस हो गया। तो इस तरीके से कई सारे एटिक्वेट के जो है टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं। और हर एटिक्वेट में अपना अलग अलग जो है उसके रूल्स हैं, उसके अनुसार। अब मान लो कि आप मीटिंग में जा रहे हो, और मीटिंग में जाने के लिए आपको क्या चाहिए कि भाई मीटिंग अगर 10 बजे से है तो आप कोशिश करो कि 9:55 में या 9:57 में आप वहाँ पे पहुँचे रहो। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो ताकि मीटिंग में आप अच्छे से बोल सको। अब मीटिंग में बोलने लगो तो इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग में जब आप बोल रहे हो तो दूसरा का आप सुने ही नहीं। दूसरा जो बोल रहा है उसकी भी बातों को तो सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। ये न कि आपको मन किया बस हमको बोलना है तो हम बोलते चले गए, चलते गए। दूसरा का क्या कहना है आपके प्रति, आपकी बातों को लेकर वो क्या समझना चाहता है, उसके बारे में भी, उसकी फीलिंग को भी तो आपको समझना होगा कि आप सिर्फ अपनी बातों को कीजिएगा। अब बात किया जाए इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स, तो देखो इंजीनियर्स और प्रोफेशनल के लिए एटिक्वेट का होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में क्या करता है, मदद करता है। देखो एटिक्वेट जो है ये हेल्प करता है पॉजिटिव रिलेशंस को बनाने में। जैसे आपके दोस्त हो सकते हैं, आप अगर इंजीनियर्स के तौर पर अगर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका क्लाइंट्स हो, है ना, या कोई अदर स्टेक होल्डर्स हो। स्टेक होल्डर्स का मतलब आपका कस्टमर्स हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका मैनेजर्स हो सकता है ना, आपका जो है सप्लायर हो सकता है। तो कई सारे लोग होंगे। अब उनके साथ अगर पॉजिटिव रिलेशंस आपको बनाना है ना, एक अच्छा संबंध बनाना है तो एटिक्वेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप अच्छा एटिक्वेट मतलब अच्छे नैतिकता के साथ लोगों से व्यवहार करते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों का आपके ऊपर भी विश्वास बन जाता है तो वो भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है, देखो ऐसे भी बोला जाता है ना, जैसा आप बीज बोओगे वैसा आपको मिलेगा। तो ये चीज़ जो है आपको समझना है, जैसा आप दूसरे को दोगे वैसा ही आपको मिलेगा भी। हाँ, आप ये मत कभी गौर कर लेना कि या बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास कर लेना कि हाँ हम जो है जिस पर्सन को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो भी हमें ही रिस्पेक्ट करे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका काम है, अपना काम करिए, अपना फ़र्ज़ निभाइए कि हाँ हम जो है किसी को कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं, क्या वो रिस्पेक्ट लायक है या नहीं है। अगर वो रिस्पेक्ट लायक है तो उसको हम कैसे दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उसी से आपको रिस्पॉन्स मिले, किसी से भी आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, बट हाँ जैसा बीज बोओगे वैसा आपको मिलेगा। किसी का हेल्प करोगे तो आपको भी कोई ना कोई हेल्प करेगा, आप किसी से नफ़रत करोगे तो आप भी कोई ना कोई आपसे नफ़रत करेगा। तो ये है, क्योंकि ये एक साइकिल है, जैसा आप दोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन कई बार आपको लगता है कि हम तो सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ लोग अच्छे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कई बार आपकी परीक्षाएं ली जाती है कि आप कितना कैपेबल हो, अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हो। और उस दौर को अगर आप पार कर लिए ना, उस पल को अगर आप पार कर लिए, दैट्स वेरी फाइन। आपको फिर बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। उसके बाद दूसरा पर्सनलिज्म, जो हमारा एटिक्वेट है ये आपको एक अच्छा लाइफ देने में, है ना, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए आपको क्या करता है, हेल्प करता है।
या आप अगर कोई अच्छा काम करते हो, है ना, और आप बताते हो कि ये काम मैंने किया है और वो बाकायदे वो काम बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी आपने उस काम को कर लिया, तो लोग आपके उस काम के बारे में क्या करेंगे, सराहेंगे, आपकी बातों को बताएंगे कि इसने वादा किया और इसने पूरा भी कर लिया। ठीक है। उसके बाद तीसरा है कोलैबोरेशंस। इसमें क्या होते हैं, कोलैबोरेशंस में हेल्प इसलिए करता है क्योंकि देखो आपका विश्वास तो आपके ऊपर बन गया, लोगों का जब आपके ऊपर विश्वास बन गया कि ये जो बंदा है ये अच्छा काम करेगा, तो आपके साथ लोग आकर जुड़ना चाहेंगे और जुड़कर लोग जो है आपके साथ काम करना चाहेंगे। और जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे और काम करेंगे तो क्या होगा कि आपका बिहेवियर तो आपके वहाँ पे मदद कर ही रहा है, प्लस आप जिस काम के लिए करना चाह रहे हो या जो अलग काम, कोई अलग थिंकिंग है जिसे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो लोग रहेंगे आपके साथ, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। देखो अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस हो गए, ठीक, अब आपके सभी लोग चाहने वाले हैं, तो आपको कोई किसी तरीके का कोई गम ही नहीं रहेगा। हमेशा आप अपने आप को कैसे फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे कि नहीं सारे लोग तो हमसे प्यार करते हैं, कोई हमसे नफरत नहीं करता है। फिर आपका प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करना, ये भी एटिक्वेट का ही काम होता है। एज एन इंजीनियर एंड प्रोफेशनल्स वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट आवर प्रोफेशन इन पॉजिटिव लाइट। ऑब्वियसली जब हर किसी का विश्वास आपके ऊपर है, आप अपना काम सत्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हो समाज के लिए एज ए इंजीनियर या एज ए प्रोफेशनल, तो डेफिनेटली लोग आपकी बात करेंगे। यानी आपको अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाना होगा। अगर आप अपने आप को गलत दिखाएंगे तो भाई कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर, कोई नहीं करेगा। तो आपको अपने आप को अच्छा दिखाना होगा। तो ये पॉइंट्स जो है, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझने थे, जो कि एटिक्वेट को क्या करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, यानी उसके इम्पोर्टेंस को बताते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स, अगर ये 5 गुण आपके अंदर होना चाहिए। देखो मैंने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके बताया है ना, लिख कर बताया। आप इस चीज़ को अलग तरीके से भी दिखा सकते हो, अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? तो आप लिख सकते हो एटिक्वेट हेल्प्स इन क्रिएटिंग हार्मोनियस एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट which can lead to better outcomes for collaborations, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो आप। पॉजिटिव इम्प्रेशंस ऑन एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स और पार्टनर्स हेल्प्स टू गेट मोर सक्सेस इन लाइफ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मतलब आप अपने क्वेश्चंस को, देखो क्वेश्चंस का आंसर तो एक ही होंगे, जो उसका इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन उस इम्पोर्टेंस को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे ना, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे वर्क होगा। तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। देखो मैं क्वेश्चंस तो बता ही रहा हूँ, बट अपने तरीके से उसको लिखने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में अगर क्वेश्चंस को लिखोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में तो दिया हूँ, लेकिन हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप उस हिंदी को समझने के बाद अपने तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख सको। देखो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर कब मिलता है ना, जब आपका राइटिंग और आपका जो लिखने का जो तरीका है वो आपका सेल्फ हो, यानी आपका खुद का तरीका हो लिखने का, और राइटिंग भी आपका ज़बरदस्त हो। तो जितना का आप लिखोगे ना उतना आपको नंबर मिलेगा, 1-2 नंबर में भी कट सके, बट जितना का लिखोगे मैक्स 99% या 90% उतना ही नंबर मिलेगा। अगर आप 20 नंबर का लिखोगे तो आपको 18 नंबर मिल जाएगा, अगर आप 40 नंबर का लिखोगे तो 37 से 38 नंबर आपको मिल जाएगा।
यानी 1-2 नंबर कटेंगे, बाकी सारे के सारे मिलेंगे। लेकिन कब? जब आपका राइटिंग और आपका जो लिखने का तरीका होगा ना, वो अपने लैंग्वेज में लिखोगे, आप अपने तरीके से लिखोगे तब। नहीं तो किसी का कॉपी कर लिए, किसी का देख कर छाप लिए, तो उसमें नहीं नंबर मिलेगा। एकदम पूरा रट्टा मार के चले गए कि हाँ एकदम पूरा याद है कि एज इंजीनियर एंड प्रोफेशनल्स, कॉमा भी डालना है, उसके बाद वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट आवर प्रोफेशन इन अ पॉजिटिव लाइट, फुल स्टॉप, मतलब पूरा एकदम कॉमा फुल स्टॉप पूरा एकदम रट के चले गए और लिख के आ गए। तो भाई नंबर तो मिलेंगे, लेकिन जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना, जो कॉपी चेक करेगा उसका, वो आपके कॉपी को देखने के बाद वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट कब आता है? जब आप अपने लैंग्वेज में किसी चीज़ को लिखते हो, तो जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसको पता होता है कि भाई कौन अपने लैंग्वेज में लिखा है, कौन नहीं लिखा है। क्योंकि खुद का लैंग्वेज जब आप लिखोगे ना, तो वो आपको भी पता चल जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या सोचकर क्या लिखना चाह रहे हैं। आपकी फीलिंग आपकी कॉपी में नज़र आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आप किसी से छाप लेंगे ना, बस जो रट्टा मार के चले गए और लिख लिए, तो वो आप पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। वो देखेगा कि यार ये तो बस किसी से कॉपी किया है, मतलब याद कर लिया है और आके उगल दिया है। तो वैसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, आई होप कि आज की चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू।